restriction and न्यूक्लियस मतलब restriction and न्यूक्लियस का जो मैकेनिज्म हम लोग डिस्कशन किए थे ना, some of the examples need to be discussed here again. तो मैंने आपको तीन चीज बता दिया था, एक था SMA1, देखिए तो ब्लड रेड था कि स्टिकी था, इक्वाल स्टिकी, लेकिन हमने बैन सॉरी हिंडी 2 का रिस्ट्रिक्शन साइट हमने पढ़ा है, बट रिस्ट्रिक्शन साइट कौन सा एंड प्रोड्यूस करता है वो मैंने नहीं बताया. Along with that, एटलीस्ट हम लोग को PBR P22 एंड PUC 8 में जितना रिस्ट्रिक्शन साइट है, उसका रिस्ट्रिक्शन साइट विथ which end they are producing उसको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो हम लोग को PV1, PV2, Hindi2, then EcoR1, then your SAL1, PHD1, ये सब चीज याद रखना पड़ेगा. ठीक है, तो लिखिए पैन which one? GGATCC. उसका कॉम्प्लीमेंट्री साइट रहेगा CCPAGG. तो ये जो एंड है उसका दैट इज इन बिटवीन द G एंड G पेयर, कौन सा एंड प्रोड्यूस करेगा? GGN. समझे? नेक्स्ट Hindi3. AAGC. P2. ADCGA. वैसे पैलेंड्रिक सीक्वेंस है कि नहीं, फॉलो करिएगा. बाइंडिंग साइट उसका रिस्ट्रिक्शन साइट हो जाएगा in between the A and A. So that also producing the sticky end. Next is SAL1. SAL1 same to that of Hindi2. हम लोग Hindi2 का क्या पढ़े थे बताइए? GTC GAC. बट वो फ्लक्चुएट होता था कि फिक्स था वो, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ वो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिक्स है SAL1. एंड दूसरी बात ये है कि SAL1 स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन Hindi2 ब्लेंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा. आप बोलेगा कि दोनों का पैलेंड्रिक सीक्वेंस दो सेम है, प्रॉब्लम तो हो सकता है ना, लेकिन दोनों का बाइंडिंग साइट although they are same, they are producing the different type of end. ये प्रोड्यूस करेगा स्टिकी एंड Hindi2 प्रोड्यूस करेगा ब्लेंड. The end is in between the G and T. Next, PV1. CGA TCG.
and the binding site is in between the T and C here. तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, स्टिकी. नेक्स्ट क्लैय वन. किसी को अगर समझने में दिक्कत होगा कि भाई ये क्लैय का फुल फॉर्म क्या है, PV1 का फुल फॉर्म क्या है, SAL1 का, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था नोमेनक्लेचर. The first word is, first letter is belongs to genus, second two belongs to name of the species. And already I have told you कि restriction endonuclease is the natural defense of the bacteria against bacteriophage. मतलब ये सारे के सारे बैक्टीरिया का सोर्स है, समझे. जैसे कि PV1 Proteus vulgaris बैक्टीरिया का है, Clay1 Caryophyllum that is latum का बैक्टीरिया है. तो आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं जरूरत अगर आपको लगे तो, लेकिन ये क्वेश्चन तो आता नहीं है, आप अपना नॉलेज के लिए ले सकते हैं. ATC GAT. ATC GAT में उसका बाइंडिंग साइट हो जाएगा इन बिटवीन this T and C. So this also producing the stichium. Next हम लोग आते हैं IND2. First discovered in the याद है, Haemophilus influenza, GTC GAC. एंड जैसे कि मैंने अभी बोला था ये एग्जैक्टली सेंटर में बाइंड करेगा, कट करेगा, सो दैट इट प्रोड्यूसिंग द ब्लड. नेक्स्ट है इको आर5. इको आर5 AIPMD का क्वेश्चन है. GAT ATC. एंड ये सेंटर में बाइंड करता है, दैट प्रोड्यूसेस द ब्लड. कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछता था पहले, अभी भी PMT तो है नहीं लेकिन क्वेश्चन में आ चुका है इसलिए बताना पड़ा. इको R1 क्या है देखिए, तो हम लोग इको R1 पढ़े थे, वो स्टिकी प्रोड्यूस कर रहा था कि ब्लड. साइट क्या था उसका, GATTC. इको R5 का क्या है, GATATC. वो था स्टिकी, ये है ब्लड, इसलिए क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना. दिस इज ऑल अबाउट, इससे ज्यादा नहीं चाहिए. नाउ वी आर कमिंग टू द बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है कि व्हेन द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विल कट. हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़े थे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्रोमोसोमल डीएनए एंड वेक्टर डीएनए दोनों को कट करता है. सेम रेस्ट्रिक्शन की डिफरेंट, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, राइट. अब कट कर दिया, immediately after the cutting the self ligation can be occur. Yes or no? If the self ligation will occur, then it is not possible for the DNA ligase to join the vector DNA to form the RDNA. बात को समझे कि नहीं. कट हुआ तुरंत ज्वाइन कर जाएगा, तो फिर वेक्टर के साथ वो लाइगेट कैसे होगा, वेक्टर के साथ वो इंसर्ट कैसे होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा कैसे. तो सेकेंड चैलेंज देखिए कि भाई कट किया तो ऐसा कुछ हम लोग को करना पड़ेगा कि सेल्फ लाइगेशन ना हो. अगर यहाँ पे कट किया और कट करने के बाद तुरंत फिर से रिजॉइन हो गया तो क्या फायदा. अरे समझे कि नहीं. तो हम लोग को सेल्फ लाइगेशन प्रिवेंट करना है टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, and it is only possible by means of a very very popular enzyme
called as alkaline phosphatase. And alkaline phosphatase का weight is बहुत important because alkaline phosphatase पूछेगा कि which of the following is being used in the what ना ELISA. हम लोग पढ़े ELISA थोड़ा बहुत नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट एसिड. एंजाइम लिंक्ड which एंजाइम? अल्कलाइन फॉस्फेटेज. तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का दो अलग अलग जगह पे रोल है, यहाँ पे भी है, एलाइजा में भी है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस अल्कलाइन फॉस्फेटेज? ना दे विल रिमूव द फॉस्फेट. अगर कोई फॉस्फेट रिमूव कर देगा तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा क्या? एंड अल्कलाइन फॉस्फेट इज डूइंग द सेम थिंग and is removing the phosphate group so that the self ligation can be prevented. अल्टीमेटली कौन सा एंजाइम को वो प्रिवेंट कर रहे हैं? लाइगेज को. नहीं तो लाइगेज अपना फिर से तो ज्वाइन कर लेगा ना तुरंत. तो दे आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग द लाइगेज एक्टिविटी by preventing what? ना by removing what? ना phosphate. And that enzyme is called as alkaline phosphatase. बहुत ही important है, ध्यान दो. So alkaline phosphatase enzyme used to remove phosphate from the redas end of DNA. Prevent the self ligation immediately after the cleaving activity of restriction endocrine. ये important है, ध्यान रखिए. So now we are coming to the next topic of this tools of the recombinant DNA technology के अंदर हम लोग एंजाइम स्टार्ट किए थे. देन क्या था? ना वेक्टर था, देन था होस्ट. याद आया? So we have completed the different type of manipulative enzyme and now we will go for this. देखिए DNA ligase and DNA polymerase के बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे. और आप लोग रेप्लिकेशन चैप्टर में पढ़ चुके हो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. इसमें हम स्किप कर रहे हैं, सीधा आ रहे हैं कहाँ पे? ना वेक्टर पे. वेक्टर मतलब कैरियर, राइट? वेक्टर मतलब कैरी. तो क्या कैरी करता है? ये मॉलिक्यूल को कैरी करता है कि नहीं? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ना मॉलिक्यूलर कैरियर, मॉलिक्यूलर टैक्सी, मॉलिक्यूलर व्हीकल. व्हीकल और टैक्सी का काम क्या होता है? कैरी करना. तो ये क्या कैरी कर रहा है? मॉलिक्यूल कैरियर. कौन सा मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है यहाँ पे? ये डीएनए कैरी कर रहा है, जीन कैरी कर रहा है. समझे कि नहीं? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर टैक्सी, कैरियर और व्हीकल. जैसे वहां पे था मॉलिक्यूलर स्कैलपेल, मॉलिक्यूलर कटर, मॉलिक्यूलर सीजर. नाउ वी आर कमिंग टू द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर. आइडियल. क्योंकि वेक्टर जरूरी नहीं है कि सबके पास आइडियल कैरेक्टर है. हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे ऐसे कुछ कैरेक्टर जो वेक्टर को आइडियल बनाते हैं. बट रिमेंबर वेक्टर जो हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल इन द बायोटेक्नोलॉजी, दे आर मोस्टली नॉट आइडियल. बट हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आइडियल कैरेक्टर हो. समझे कि नहीं? जैसे कि नंबर 1, presence of origin of replication site, that is ORI.
प्रेजेंस ऑफ origin of replication site एंड आप लोग पढ़े हैं कि ori is the site from which replication starts. Ori is the site from where the replication starts. That is called as ori site. अब ये कंपल्सरी कैरेक्टर होना चाहिए. नंबर 2, it should support high copy number. इसका मतलब क्या है? कॉपी नंबर का मतलब, कॉपी नंबर का मतलब क्या है? रेट ऑफ रेप्लिकेशन. मतलब ऐसा ऑरी सीक्वेंस होना चाहिए जो कि रेट ऑफ रेप्लिकेशन फास्ट करे. क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़े थे, वी वांट द मल्टीपल नंबर ऑफ जीन, बिलियंस कॉपी ऑफ जीन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? जीन क्लोनिंग. तो जीन क्लोनिंग मींस सिंपली व्हाट? जीन रेप्लिकेशन. अरे है कि नहीं? उस फ्रैगमेंटेड डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीपल कॉपी को हम लोग जीन क्लोनिंग बोलेंगे. एंड दैट विल ओनली ऑकर within small time a high number of production of the gene, and that is only possible when the ori sequence could support the high copy number or low copy number. Yes, this is a bacteriophage. बैक्टीरियोफेज का जो ऑरी है वो क्या सपोर्ट करता है? हाई कॉपी नंबर. अब लोग पता है कि बैक्टीरियोफेज जो वायरस है वो बैक्टीरिया के अंदर बहुत ही स्पीड में मल्टीप्लाई करता है. समझे कि नहीं? सो दैट शुड सपोर्ट हाई कॉपी नंबर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नंबर 2, presence of marker. Presence of marker gene. अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसफॉर्म्ड, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट. याद है ना? We cannot differentiate in the naked eye, which is what? Only can be differentiate on the basis of what? ना marker gene. So मैं डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, बस कल इतना लिख रहा हूँ. It is need to differentiate non-transformed or homologous host from transformed or heterologous host, as well as non-recombinant from recombinant DNA. मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, आप लोग आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. So we need to differentiate non-transformed from transformed and non-recombinant from recombinant. And इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म हम होस्ट को बोलते हैं एंड रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट किसको बोलते हैं? डीएनए को. समझे? नंबर 2 में अभी क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ द मार्कर जीन. द मार्कर जीन का 2 ही एग्जांपल है. एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, सेकंड इज लैक-जेड जीन. हम लोग इसी दोनों के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे. सो देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ marker gene to be available for the PBR 322 and PEC8, mostly antibiotic resistant gene and lac-Z gene. बात को समझे? 2 टाइप का मार्कर जीन हो गया. अभी हम लोग नंबर 3 में आते हैं. कंप्लीट है. नंबर 3 में आते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडियल फॉर दी वेक्टर. नंबर 3 इज presence of multiple cloning site. That is MCS. मेरा छोटा सा क्वेश्चन है. होप आप लोग अगर बायोटेक सही तरीके से समझे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप लोग आंसर दे पाएंगे. आपके पास एनसीईआरटी बुक है या स्टडी मैट है? निकालिए. निकाल के पीबीआर 322 का डायग्राम निकालिए.
डायग्राम निकाल के बस आपको इतना बोलना है कि इन दिस पर्टिकुलर पीवीआर 322 प्लाज्मिड what is the number of restriction site and what is the number of cloning site. restriction site का नंबर कितना है एंड क्लोनिंग साइट का नंबर कितना है. क्योंकि आप लोग एक्चुअली बायोटेक को अभी तक समझे नहीं है. आप खाली रट्टा मारने में विश्वास रखते हैं. लर्न करने में एक्चुअली थोड़ा सा आप लोग का दिमाग ज्यादा चलता है कि लर्न करके आ जाए. बायोटेक का क्वेश्चन कभी लर्न करने से नहीं होगा. मैं आपको खाली थोड़ा सा आइडिया दे दिया, इसीलिए आप समझिए बायोटेक का कितना इंपॉर्टेंस है. अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि बायोटेक का क्लास मिस करके मैं बच जाऊंगा, सब कुछ क्वेश्चन कर जाऊंगा, तो ये आपका गलतफहमी होगा. ठीक है, मैं पहले ही आपको आगाह कर दिया, वो आप लोग समझेंगे. बताइए, सिंपल क्वेश्चन है. आपको पीवीआर 322 का डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा होगा एंड बोलेगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. तो जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब क्या है, क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है, हम लोग कैसे करेंगे. साइट where restriction endonuclease bind and cuts. बहुत ठंडा लग रहा है, बंद कर दे थोड़ा सा. The site where the restriction endonuclease binds and cut is called restriction site or recognition site. And second point is the restriction site which is present on marker gene is called cloning site. अब आप आंसर बताइए कि what is the number of restriction site and what is the number of cloning site. restriction site कितना है पीवीआर 322 में एंड क्लोनिंग साइट अभी बताइए. डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया. इसलिए बायोटेक को लाइटली मत लीजिए, जिंदगी भर पछताओगे. जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंड करेगा, कट करेगा, मतलब जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का पैरेंटिक साइट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्निशन साइट. एंड पीवीआर 320 में देखिए 8 नंबर है टोटल. व्हाट इज द नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट? 8. बट व्हाट इज द number of restriction site present in the marker gene? 4. What is the number of cloning site present in the PVR 322? Only 4. Cloning site का मतलब क्या है ना, जहां हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करेंगे. बात को समझिए. इधर ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, 8 नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट है. कहीं पे भी आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर देंगे. क्या इंसर्ट करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि रिकॉम्बिनेंट हुआ कि नॉन रिकॉम्बिनेंट हुआ. रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको मार्कर चाहिए, रहे कि नहीं. तो मार्कर तभी हम यूज कर सकेंगे जब रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हो मार्कर जीन में. मैं आपको दिखाऊंगा पूरा क्लियरली. तो इसीलिए क्लोनिंग साइट विल बी दैट रेस्ट्रिक्शन साइट व्हिच इज ओनली प्रेजेंट ऑन द मार्कर जीन. तभी तो हम रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को चूज कर सकते हैं. मैं आपको दिखाऊंगा 2-3 मिनट में ही स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ क्लोनिंग साइट? हियर इट इज 4. रेस्ट्रिक्शन साइट कितना है? 8. तो मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज द नंबर ऑफ द क्लोनिंग साइट शुड बी मल्टीपल और सिंगल.
मल्टीपल क्लोनिंग साइट, क्योंकि सपोज टू मेरे पास चार अलग अलग रेस्ट्रिक्शन, चार अलग अलग क्या है ना जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम चाहते हैं कि पीवीआर 322 में या तो किसी वेक्टर में चारों जीन को एक साथ हम इंसर्ट करें। एक क्लोनिंग साइट होगा तो एक ही जीन इंसर्ट कर सकते हैं ना, अगर मल्टीपल क्लोनिंग साइट होगा तो मल्टीपल जीन इंसर्ट कर सकते हैं। समझे कि नहीं? अभी और एक थोड़ा सा और ज्यादा क्वेश्चन और बेटर क्वेश्चन, चेक करिए उस डायग्राम में जितने भी रेस्ट्रिक्शन साइट है सब यूनिक है। डबल या रिपीटेशन हुआ है क्या? रिपीटेशन नहीं हुआ होगा। 8 के 8 रेस्ट्रिक्शन साइट सब अलग अलग होगा। अब सोचिए अगर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मोर देन वन रेस्ट्रिक्शन साइट होता तो क्या प्रॉब्लम होता? फ्रैगमेंटेशन हो जाता। हम लोग को क्या चाहिए? फ्लैंक चाहिए, वेक्टर फ्लैंक होना चाहिए या फ्रैगमेंटेड होना चाहिए? फ्लैंक होना चाहिए। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही फंडामेंटल बेस्ट टॉपिक है ये। अगर फ्लैंक करना है तो एक ही जगह पे कट करना है, एक जगह पे कट करेंगे तभी फ्लैंक होगा, तभी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। समझे कि नहीं? तो रेस्ट्रिक्शन साइट, try to listen the question and try to that is give the answer. The restriction site for a restriction endonuclease in the vector should be one or more than one. Yes, should be one. एक वेक्टर में एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होना चाहिए। अदरवाइज आप सोचिए बैम H1 का सिर्फ एक जगह पे है, तो बैम H1 आप यूज करेंगे तो सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगा वो, तो फ्लैंक हो जाएगा। लेकिन अगर बैम H1 का 3-4 जगह पे होता रेस्ट्रिक्शन साइट तो चारों जगह पे कट करता, फ्रैगमेंटेशन में कन्वर्ट कर देता। द वेक्टर ऑफ यूज, नो यूज फॉर दिस नाउ। इसीलिए स्टेटमेंट है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस शुड बी वन, लेकिन क्लोनिंग साइट शुड बी वन और क्लोनिंग साइट शुड बी मोर देन वन। यस, आप समझे? ये कंफ्यूज करता है, क्वेश्चंस यहां से रहेगा। तो the restriction site, restriction site for a single restriction endonuclease in a vector should be one. So the restriction site for a single restriction endonuclease in a vector should be one, but cloning site should be multiple. And the last number 4, size of vector. अच्छा ये बताइए वेक्टर का साइज छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तो इजीली एंट्री कर जाएगा। नहीं, कॉमन सेंस को छोड़ोगे तो बायोटेक में फंसोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस को क्यों छोड़ के जाते हो? अल्टीमेटली वेक्टर को किसके अंदर इंसर्ट करना है? होस्ट के अंदर। होस्ट बोलेगा कि जितना बड़ा होगा इतनी हम इजीली टेक ओवर कर लेंगे। नहीं, ऐसे आप लोग नीट क्वालिफाई करोगे? आई डोंट होप सो। कॉमन सेंस को क्यों छोड़ देते? तो वेक्टर साइज शुड बी स्मॉल और बिग? स्मॉल। सोचिए बायोटेक मान लो जो खाली पेन एंड पेपर में जो पढ़ रहे हैं उससे कहीं गुना कॉम्प्लेक्स है ये। स्प्लाइसिंग करने के टाइम में, प्रोसेसिंग करने के टाइम में अगर बड़ा साइज वेक्टर होगा तो हो सकता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाए, हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए, हो सकता है कि वो इंसर्ट ना करे होस्ट के अंदर, तो फिर हमारा पूरा जो है वो जो है लेबर पानी में जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए वेक्टर साइज शुड बी स्मॉल और लार्ज, शुड बी स्मॉल साइज as large size vector would be damaged during process.
So these are the characteristics of the ideal vector. इससे जितना ज्यादा कैरेक्टर होगा वेक्टर के पास उतना बेटर है, राइट? जरूरी नहीं है कि all the ideal characters should be present in a vector. जितना हो सके उतना बेटर. So we are coming to the example of vector. So we are coming to the example of vector. Example के अंदर first आते हैं plasmid. Plasmid, it is actually एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है? प्लाज्मिड डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नॉन एसेंशियल. डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड? ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड. सर्कुलर और लीनियर? सर्कुलर. इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन की डिपेंडेंट रेप्लिकेशन. सो सेल्फ रेप्लिकेटिंग. ऑटोनॉमस. डीएनए प्रेजेंट किसमें होता है? प्लाज्मिड. बोलिए प्लाज्मिड का सोर्स क्या है? प्लाज्मिड किसमें होता है? बोलिए. बैक्टीरिया में होता है. अगर क्वेश्चन में दिया है कि ऑल बैक्टीरिया कंटेन्स प्लाज्मिड, सेकंड ऑप्शन में दिया है कि सम ईस्ट आल्सो कंटेन्स प्लाज्मिड, ऑप्शन 3 में दिया है कि बोथ 1 and 2, क्या चूज करेंगे आप? कंफ्यूज्ड? यही तो है क्वेश्चन. लगता है कि सब पता है. एग्जाम हॉल में जाते हैं तो लगता है कि सब पता है मुझे, लेकिन क्वेश्चन देख के लगता है कि कुछ नहीं पता है, सब भूल जा रहे हैं, सब कंफ्यूजन. ऑल बैक्टीरिया एंड फ्यू ईस्ट. ये एक्सक्लूसिव बैक्टीरियल कैरेक्टर नहीं है. सम ईस्ट आल्सो पोजेस प्लाज्मिड. तो ऑटोनॉमस डीएनए प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया एंड सम ईस्ट सेल. अब हम लोग दोनों प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए के बीच में डिफरेंस देखेंगे. प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए. No one. Always double-stranded and circular. Plasmid DNA always double-stranded and circular. लेकिन प्लाज्मिड डीएनए सॉरी क्रोमोसोमल डीएनए आप लोग पढ़े हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है. तो मे बी डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड, and that is maybe सर्कुलर और लीनियर. जैसे कि हम लोग का जो ह्यूमन का जो डीएनए है वो क्या है? लीनियर है कि सर्कुलर है? लीनियर. अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन ये है कि सपोज टू बी वी हैव ए प्लाज्मिड. क्वेश्चन कैसे देखा सुन लीजिए. वी हैव ए प्लाज्मिड डीएनए एंड वी हैव ए ह्यूमन क्रोमोसोमल डीएनए. क्वेश्चन समझे? वी हैव ए प्लाज्मिड डीएनए एंड वी हैव ए ह्यूमन क्रोमोसोमल डीएनए. And in both the DNA, the restriction site for the echo R1
प्रेजेंट इज नंबर 5, मतलब 5 अलग अलग जगह पे रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है, बोथ फॉर द प्लाज्मिड डीएनए एज वेल एज फॉर द ह्यूमन क्रोमोसोमल डीएनए. व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन बोथ केसेस? अगर हम लोग सही तरीके से उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चंस दुनिया में नहीं, इससे ज्यादा एजुकेशन दुनिया में नहीं. स्टिल 90% बच्चे इसको गलत करके आते. क्यों? क्योंकि वो सोचना नहीं चाहते, क्योंकि वो विजुअलाइज नहीं करना चाहते. अब नहीं चाहेंगे तो आंसर कैसे निकले? एंड इसको बेस करके फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस लिंक कर देगा क्वेश्चन कि भाई हमने एक प्लाज्मिड डीएनए लिया, एक क्रोमोसोमल डीएनए लिया, दोनों में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का साइट सपोज्ड टू बी 5 है फॉर ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड वी हैव गॉन थ्रू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. हमने स्टेन किया, यूवी रेडिएशन एक्सपोज किया, बैंड पैटर्न निकला. आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़े हो, तो विच इज फॉर प्लाज्मिड एंड विच इज फॉर क्रोमोसोमल डीएनए, ऐसे पूछेगा डायग्राम करके. अगर आपका एक सेकेंड में भी आप कंसेप्ट को साइड कर देंगे तो क्वेश्चन जो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. कंसेप्ट ये है कि हमने प्लाज्मिड दिया है तो इट इज ए सर्कुलर डीएनए. मैंने आपको क्रोमोसोमल ह्यूमन क्रोमोसोमल डीएनए दिया है तो ये क्या है ना, लीनियर डीएनए. दोनों में 5 रेस्ट्रिक्शन साइट है, दैट इज व्हाट ना 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी 1 2 3 4 5. तो कितने जगह पे वो कट किया? 5 रेस्ट्रिक्शन साइट. तो कितना फ्रैगमेंट बनेगा? 1 2 3 4 5 इन केस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, सॉरी प्लाज्मिड डीएनए, एंड 1 2 3 4 5 6 इन केस ऑफ व्हाट ना, ह्यूमन क्रोमोसोमल डीएनए. इससे ज्यादा इजी हो सकता है? मुझे बोलिए. क्योंकि दिमाग में ये नहीं आ रहा कि ह्यूमन क्रोमोसोमल डीएनए लीनियर है और प्लाज्मिड डीएनए सर्कुलर है, तो कट करेंगे तो भाई फ्रैगमेंट तो उसी हिसाब से बनेगा ना. एंड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंडोन्यूक्लियस पढ़ रहे हैं कि एक्सोन्यूक्लियस पढ़ रहे हैं? एंडोन्यूक्लियस, इंटरनली कट करेंगे. अब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो इसमें 5 सॉरी इसमें 6 डीएनए फ्रैगमेंट होगा, इसमें 5 होगा, उसके हिसाब से वैरी करेगा कि नहीं? आप अगर लिंक नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? पॉइंट नंबर 2, it is naked without histone. It is with histone. Not carry vital necessary gene. क्योंकि हमने पढ़ा था ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्लाज्मिड. That is why they do not carry vital necessary gene, but it carry vital necessary gene. Replicate independent of main genome. Replicate independent of main genome. And this is मतलब ये independent हुआ कि dependent हुआ? यहां से क्वेश्चंस रहेगा कि भाई पूछेगा कि प्लाज्मिड डीएनए रेप्लिकेट अलोंग विद द क्रोमोसोमल डीएनए, ट्रू और फॉल्स? प्लाज्मिड डीएनए रेप्लिकेट अलोंग विद द क्रोमोसोमल डीएनए, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स होगा, अलोंग विद दे दिया ना, ये तो इंडिपेंडेंट है. ये कॉमन चीज है, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही, मैं खाली क्लास में पढ़ाता नहीं हूँ, मैं क्लास में आप लोग को बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आता है. इससे आपको 100% बायोटेक का एक कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी देता हूँ.
तो इसीलिए ध्यान रखें, रेप्लिकेट नॉट along with the main genome but independent of main genome. मेन जीनोम रेप्लिकेट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन चलाता रहेगा कंटिन्यूअस. एंड दिस इज रेप्लिकेट along with main genome. This is the introns are absent. यहाँ पे इंट्रॉन एक्सॉन दोनों प्रेजेंट हैं. So this is all about the difference between the plasmid and chromosomal DNA. Questions रहता है, ध्यान रखिए, बहुत important. We are coming to the examples of plasmid. So start करते हैं. PBR 322. स्टार्ट करें. देखिए P stands for plasmid, PR stands for the name of the scientist, Oliver and Rodriguez. And 322 is the serial number. Developed in same lab. उस laboratory में ये उसका serial number. PBR 322. now अभी हम लोग डायग्राम देखते हैं PBR 322 का. हो गया सबका? तो जल्दी करिएगा. ये जितना मैं सेट कर रहा हूँ ये सब जीन है. These are the different type of gene. This is Ori. This is Raw. This is tetracycline resistant gene. This is ampicillin resistant gene. Restriction site रॉक में एक restriction site है, उसका नाम क्या है? बहुत ही important है, PVU2. टेट्रासाइक्लिन में दो restriction site है, क्या क्या है? Very good. BAM H1
एंड दूसरा क्या है, सेल 1। एम्पिसिलिन में दो रेस्ट्रिक्शन साइट है, PV1 एंड PhD1। ठीक है, और क्या तीन रेस्ट्रिक्शन साइट है, CLAV1, EcoR1 एंड HindB3। भूलना बिल्कुल नहीं है कहां पे किसका रेस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल है, कहां पे कौन कौन रेस्ट्रिक्शन साइट है, बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कुछ याद मत रखिए लेकिन ये 5 याद जरूर रखना है। क्यों? बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन a specific gene. PB1 PhD1 present in the ampicillin resistant gene, whereas what, BAM-H1 cell 1 present in the tetracycline resistant gene and PBU2 present in the ROP gene. अब क्वेश्चन है ROP का फुल फॉर्म क्या है? Means it synthesize a protein necessary for a replication. क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको खाली डेमो दे रहा हूं। पूछेगा कि लैब में एक साइंटिस्ट ने गलती से PV1 के बदले PV2 यूज कर लिया। बायोटेक का क्वेश्चन कैसा है वो भी सोचिए, गलती से PV1 के बदले PV2 यूज कर लिया, तो आपके दिमाग में अच्छा PV1 कहां पे है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, PV2 कहां पे है ना, रॉप जीन, गलती से PV2 यूज कर लिया, क्या होगा? अब क्या होगा, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस, व्हाट नाउ दैट इज एरर, क्या होगा? रॉप जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट ना, फॉर्मेशन ऑफ दैट प्रोटीन व्हिच इज नेसेसरी फॉर रेप्लिकेशन। अगर रॉप जीन में PV2 बायोमेस्टिकली यूज हो गया तो रॉप जीन हो जाएगा इनएक्टिव, कट हो जाएगा ना रॉप में। रॉप जीन अगर इनएक्टिव हो गया तो रॉप जीन का जो प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा क्या? नहीं होगा रेप्लिकेशन, और ही होते हुए भी रेप्लिकेशन नहीं होगा, और ही तो स्टार्ट ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। लेकिन रॉप क्या करता है, रेप्लिकेशन को एनहांस करता है, रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करता है बाय मींस ऑफ सिक्रेटिंग और सिंथेसाइजिंग ऑफ ए प्रोटीन। गॉट इट? क्वेश्चन कैसे आएगा, समझ में आएगा? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वी आर टेकिंग द एग्जांपल। हमने बैम H1 एग्जांपल लिया क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। फॉर एग्जांपल we insert a gene of interest in BAM H1 restriction site। जैसे मैं आपको बोल चुका हूं ऑलरेडी, यहाँ पे PBR 322 में टोटल कितना हो गया रेस्ट्रिक्शन साइट ना, 8। टोटल क्लोनिंग साइट कितना है, PV1 PhD1 BAM H1 cell 1 as these are present in the marker gene, right? Now if we insert the gene of interest in the BAM H1 restriction site, it leads to what? It leads to what? Insertional inactivation of which gene? क्वेश्चन में देगा इंसर्शनल एक्टिवेशन दे देगा गलती से, समझ रहे हैं? जब पढ़ने के टाइम में पूरा जो ब्रेन है और आई है पूरा कनेक्टेड होना चाहिए, पढ़ रहे तो समझ भी रहे, लिखा है इंसर्शनल एक्टिवेशन, आप समझ रहे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो गलत हो गया ना।
और यही चीज सब क्वेश्चन में आता है, नीट में कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता, कंफ्यूजिंग रहता है, धोखा वाला क्वेश्चन रहता है, आपको धोखा देगा। So it leads to insertional inactivation of tetracycline resistant gene, which leads to, which becomes अब क्या हो जाएगा, ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन जाएगा कि नहीं। सपोज टू भी मैंने यहाँ पे BAM रिस्ट्रिक्शन साइट पे कट करके जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब ये रेजिस्टेंट होगा कि सेंसिटिव हो जाएगा। अब ये रेजिस्टेंट चेंज होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंसिटिव, बिकॉज़ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ BAM एज अ रिस्ट्रिक्शन साइट। अब कहानी क्या होगा, अब इसको क्या बोलेंगे आप, ये जो नॉर्मल डीएनए था अब इसको क्या बोलेंगे, आरडीएनए बोलेंगे कि नहीं। अब आपको क्या पता कि आरडीएनए कौन है, नॉर्मल डीएनए क्या, समझे कि नहीं। तो वी नीड टू सेलेक्ट इट। सिलेक्शन प्रोसेस by two-step process. अभी आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमने इसको किस में ट्रांसफर किया, होस्ट में ट्रांसफर किया कि नहीं। आपके पास अभी बनेगा 3 टाइप का होस्ट। Right, understand? This is actually supposed to be non-transformed or homologous host. ठीक है, these two are transformed or heterologous host. ट्रांसफॉर्म किसको बोलेंगे ना, जिसके अंदर ये जीन वेक्टर डीएनए प्रेजेंट होगा, मतलब पीवीआर 322 इंसर्ट हो गया है, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्म। लेकिन पीवीआर 322 मैंने इंसर्ट किया लेकिन इंसर्ट नहीं हुआ है, मतलब नॉन ट्रांसफॉर्म। मैंने आपको क्लास में क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि हर काम 100% सक्सेस हो। हमने इंसर्ट किया लेकिन हुआ नहीं, कैसे पता चलेगा कि ट्रांसफॉर्म हुआ कि ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, समझे। सेकंड पॉइंट, आपने पीवीआर 322 का BAM रिस्ट्रिक्शन साइट पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया है, क्या जरूरी है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो जाए, क्या जरूरी है कि इंसर्शनल एक्टिवेशन 100% हो। मतलब सेकंड चांस आ गया कि हो सकता है कि किसी एक में जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होगा और किसी एक में जीन ऑफ इंटरेस्ट एब्सेंट होगा, है कि नहीं। This one is called as what? Now this is non-recombinant or recombinant. This one is what? समझे? So one becomes recombinant transform, another become non-recombinant transform, and another is non-transformed or homologous host. अब आपके पास कहानी आ गई है, हम लोग को सिलेक्ट करना है। हम लोग को पता नहीं कि तीनों में से कौन सा क्या है, we do not know anything. The first is tetracycline sensitive and ampicillin sensitive both. याद करिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, नॉर्मल इकोलाई डज नॉट कैरी एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। नॉर्मल इकोलाई का मतलब क्या है, होमोलोगस और नॉन ट्रांसफॉर्म। तो इकोलाई बैक्टीरिया नॉर्मल इकोलाई के पास नाइदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा नॉर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होगा, सो दे आर सेंसिटिव टू बोथ एंटीबायोटिक, they are unable to grow in the antibiotic resistance, sorry, antibiotic ampicillin, the tetracycline. The second is non recombinant है, मतलब एम्पिसिलिन भी रेजिस्टेंट होगा एंड टेट्रासाइक्लिन भी रेजिस्टेंट होगा, समझे कि नहीं। एंड जो रिकॉम्बिनेंट हुआ उसमें हमने BAM H1 को रेस्ट्रिक्शन साइट लिया था,
तो एम्पिसिलिन रहेगा रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा सेंसिटिव। अब आप टू सिलेक्शन प्रोसेस में ऑलरेडी लिख दिया हूं। व्हाट इज द टू सिलेक्शन प्रोसेस? द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या ऐड करेंगे, देखिए देख लीजिए, यहाँ पे देखिए एम्पिसिलिन दोनों रेजिस्टेंट है, यहाँ पे देखिए एम्पिसिलिन सेंसिटिव है, तो हम पहले क्या ऐड करेंगे, एम्पिसिलिन। फर्स्ट कल्चर जहां पे कर रहे हैं, जिस प्लेट में हम बैक्टीरिया को रखे हुए हैं, उस बैक्टीरिया में अगर तो है बेस्ट न्यूट्रिटी मीडियम, उसमें हमने अभी एम्पिसिलिन ऐड कर दिया। जैसे ही एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक ऐड करेंगे तो ये जो है इसका ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन ये दोनों ग्रो करेंगे कि नहीं? तो समझ में आ गया, जो ग्रो नहीं कर रहा है वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, जो ग्रो कर रहा है वो ट्रांसफॉर्म्ड है। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, इट इज डिफरेंशिएटिंग व्हाट, ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। So ampicillin that is used in the first step, used to differentiate non-transformed and transformed host. अब हमको समझ में आ गया कि भाई ये ट्रांसफॉर्म्ड है, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। हम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड को अलग कर दिए, अभी जो ट्रांसफॉर्म था उसको वहां से उठा के किसी दूसरे प्लेट में ऐड करके दूसरे प्लेट में शिफ्ट कर दिए प्लेट में। अब दूसरे प्लेट में हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करना है कि विच इज नॉन रिकॉम्बिनेंट और विच इज रिकॉम्बिनेंट। अब हम ऐड करेंगे सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम लोग ऐड करेंगे टेट्रासाइक्लिन। So tetracycline जैसे ऐड करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट विल कंटिन्यू टू ग्रो, बट रिकॉम्बिनेंट वाला ग्रो नहीं करेगा। तो समझ में आ जाएगा, जो ग्रो कर रहा है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जो ग्रो नहीं कर रहा है वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। तुरंत हम जो ग्रो नहीं कर रहा है उसको सेपरेट करके नॉर्मल प्लेट में ऐड कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे ताकि वो ग्रो करे। अरे समझे कि नहीं? तो व्हाट इज दिस प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसीजर है कि नहीं? तो सेकेंड स्टेप में हम किसको सेपरेट करते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये करेगा ग्रो, इट विल नॉट। Here it is separating or it is used to differentiate non-recombinant and recombinant bacteria. तो हमेशा याद रखना, फर्स्ट स्टेप में नॉन ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट को हम लोग सेपरेट करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग यूज करते हैं टू सेपरेट द नॉन रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट। समझे कि नहीं? एज पर एग्जांपल वी हैव डिस्कस। अगर एग्जांपल चेंज कर दिए, अगर आपको दिया कि पीवीआर 322 का पीएचडी साइट में हमने रेस्ट्रिक्शन साइट में पीएचडी रेस्ट्रिक्शन साइट और क्लोनिंग साइट में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया, so which of the following will be used as a antibiotic to differentiate the non-recombinant from recombinant? बताइए, आपके पूरा डायग्राम जो है वो आपके नजर में होना चाहिए कि PB1 PhD कहाँ पे है एंड दैट इज व्हाट ना BAM-H1 एंड SAL1 कहाँ पे। तो मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया, मैंने आपको कौन सा साइट एग्जांपल दिया, PhD1। तो अभी देखिए PhD1 कहाँ पे है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन विल टेक्स प्लेस इन द PhD1, तो एम्पिसिलिन हो जाएगा सेंसिटिव, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा रेजिस्टेंट। अब हम लोग स्टेप 1 में क्या यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ एम्पिसिलिन वी विल यूज व्हाट, टेट्रासाइक्लिन। एंड स्टेप 2 में हम लोग क्या यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेट्रासाइक्लिन वी विल यूज व्हाट, एम्पिसिलिन। एंड हमने क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल यूज टू डिफरेंशिएट द रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। एंड सेकंड स्टेप हम लोग क्या यूज करेंगे, एम्पिसिलिन। क्वेश्चन क्लियर हो गया, पूरा दिमाग में सेट हो गया कि कैसे क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
याद रखिए ये जो PBR322 है इसका साइज क्या है ना, PBR322 का साइज है अप्रोक्सीमेटली 4.3 किलो बेस पेयर। साइज हम लोग क्वेश्चन देखे ना, लार्ज साइज एंड स्मॉल साइज, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हिच विल डिसाइड द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेक्टर। तो इसका साइज क्या है ना 4.3 kb, इसका PBR 322 का। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, PUC 8। 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, कुछ भी। हम लोग यहाँ पे एज पर एनसीईआरटी क्या डिस्कशन कर रहे हैं, PUC 8। ठीक है, P stands for plasmid, UC stands for University of California, एंड ये जो था ये तो ऑर्डर नंबर इन द लैब, इट इज कॉल्ड एज। नाउ इसका जो साइज है यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इसका साइज, दैट इज 2.75 kb। स्मॉल साइज किसका हुआ, PBR 322 या PUC 8। Now we are coming to the diagram of the PUC 8. This is the diagram of the PUC 8. Now, this is ampicillin resistant gene. This is lactate gene. देखो मैं यहाँ पे राइट का जो सिंबल है वो ऐड किया हूँ, ठीक है, टिक मार्क दिया हूँ। टिक मार्क यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि लैक्टेट जीन इज एक्टिवेटेड। क्या है ये, एक्टिवेटेड फॉर्म में लैक्टेट जीन है। अगर मैं क्रॉस मार्क दे देता तो क्या होता, इनएक्टिवेटेड। तो अभी लैक्टेट जीन एक्टिवेटेड फॉर्म है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, एक्टिवेटेड फॉर्म। एंड दिस इज द ऑरेंज सीक्वेंस और ऑरेंज साइट। एंड यहाँ पे बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल है, जैसे कि BAM-H1, SAL1, PST1, SMA1, EcoR1 and Hindi2. So these are the restriction site which are present in this LAC-Z gene. तो LAC-Z gene में कितना restriction site है, कितना cloning site है,
सेम ही तो है, अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। लैग जेड जीन इज वन ऑफ द मार्कर जीन, मैंने बताया। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट का नंबर जितना है, क्लोनिंग साइट भी उतना ही है, बिकॉज ऑल द रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन द मार्कर। अब सोचिए मार्कर जीन में हम अगर इंसर्ट नहीं करते तो क्या हम डिफरेंशिएट कर पाते फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप जैसे किए? पता ही नहीं चलता ना, which is sensitive, which is resistant. So here we are taking supposed to be as per example. मैंने यहाँ पे भी BAM H1 example लिया। तो insertion of gene of interest in BAM H1 restriction site leads to insertional inactivation of what? Lac Z gene. तो मैंने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया। अब ये लैक्सेट जीन चेंज होके क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेटेड होगा कि एक्टिवेटेड हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे ना? सिलेक्शन बाय ओनली वन स्टेप मेथड। And that one step method is called as blue white color selection method. इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। Why it is one step? PVR 322 क्या था? टू स्टेप। ये है वन स्टेप। कैसे देख लेते हैं। लैक्टेट जीन is responsible for the synthesis of an enzyme called as beta galactosidase. Lac operand, and beta galactosidase will convert the X-gal chromogenic substrate which is white or colorless मैंने क्या बताया? ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मतलब कलर जो चेंज करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। These chemicals are called as what? Na chromogenic substrate. So X-gal is a chromogenic substrate. Normally they are what? Na white in color or colorless. In presence of the beta galactosidase, that will be changed into what? Na blue color. तो अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होगा तो एक्स गैल जो कलरलेस केमिकल है दैट विल बी चेंज इनटू व्हाट? ना ब्लू कलर। समझे? एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज प्रेजेंट और सिंथेसाइज्ड बाय व्हिच जीन? लैक्सेट जीन। एंड लैक्सेट जीन में हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किया है किस रेस्ट्रिक्शन साइट पे? BAM H1। तो अभी लैक्सेट जीन इनएक्टिव है कि एक्टिव है? अगर इनएक्टिव हो गया then lactate gene is unable to synthesize the enzyme beta galactosidase. मतलब recombinant will able to synthesize beta galactosidase or non-recombinant will able to synthesize beta galactosidase. Non-recombinant will able to synthesize beta galactosidase. समझ में आया कि नहीं? लेकिन जो recombinant है वो तो नहीं बनाएगा ना। अब blue कौन बनाएगा, white कौन बनाएगा? किस कॉलोनी के कलर white होगा और किस कॉलोनी का कलर blue होगा? जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया होगा वो व्हाइट ही रहेगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है वो ब्लू करेगा, सिंपली बाय मींस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कलर। तो इजी मेथड कौन है? PVR 322 की PEC8। देखिए समझे? अभी आपके पास तीन बैक्टीरिया हम लेते हैं।
This is supposed to be a non-transformed or heterologous host. Sorry, homologous host. And ये दोनों क्या है? ट्रांसफॉर्म हेटेरोलोगस होस्ट. ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये है रिकॉम्बिनेंट. अब दोनों का देख सकते हैं. ये क्या होगा? एम्पिसिलिन सेंसिटिव होगा कि नहीं? नॉर्मल इकोलाई डज नॉट कैरी एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन सी स्टेटमेंट भूलना नहीं है. And that is why homologous host is always sensitive to all antibiotic. तो यहाँ पे एंटीबायोटिक सेंसिटिव हो जाएगा. एंड जो ट्रांसफॉर्म्ड है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट होगा. यस और नो? क्योंकि एम्पिसिलिन के साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं किए. जैसे एम्पिसिलिन था वैसे ही प्रेजेंट है यहाँ पे. तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो रहेगा. अब लैग जेड जीन की बात करते हैं. तो लैग जेड जीन नॉन रिकॉम्बिनेंट में प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? मतलब एक्टिवेटेड होगा कि इनएक्टिवेटेड होगा? एक्टिवेटेड होगा. टिक मार्क दिया. लेकिन रिकॉम्बिनेंट वाले में क्या होगा? द लैग जेड जीन विल बी इनएक्टिवेटेड फॉर्म. समझे? अब हम लोग क्या कर रहे हैं देखिएगा. हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक ही सिंगल स्टेप में क्या क्या ऐड किए ना? एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्लस एक्स गैप दोनों ऐड कर. तो एम्पिसिलिन एक्स गैप दोनों हमने एक साथ ऐड कर दिया. समझे? तो प्रॉब्लम आपको क्वेश्चंस कैसे देगा वो भी देखते हैं. क्वेश्चंस देगा. Here it is ampicillin is used to differentiate what and X-gal used to differentiate what. हमने जो एम्पिसिलिन यूज किया है वो क्या डिफरेंशिएट करेगा, क्या सेपरेट करेगा, एंड X-gal क्या सेपरेट करेगा. समझ में आया कि नहीं बोलिए? तो एम्पिसिलिन की वजह से ये ग्रो नहीं करेगा लेकिन ये दोनों तो ग्रो करेंगे ना. तो एम्पिसिलिन क्या सेपरेट कर रहा है? ना इट इज सेपरेटिंग और डिफरेंशिएटिंग व्हाट? ना नॉन ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड. Differentiate non-transformed and transformed by ampicillin. अब X-cal भी है तो X-cal की वजह से क्या होगा? X-cal की वजह से ये क्या होगा ना? इट विल फॉरवर्ड. ना ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो क्या बनाएगा? ब्लू कलर. ये क्या बनाएगा? व्हाइट कलर. आपने समझे कि नहीं? तो X-cal यहाँ पे क्या सेपरेट कर रहा है ना? नॉन रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट. अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो मुझे कंफर्म करिए. तो हमको समझ में आ गया जो व्हाइट है वही उसी के अंदर ही हम लोग का जीन ऑफ इंटरेस्ट है. तुरंत हम जैसे फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था उसको सेपरेट करते जाएंगे, अलग अलग प्लेट में उसको शिफ्ट करते जाएंगे. वैसे ही शिफ्ट कर देंगे तो हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस, आइसोलेशन प्रोसेस क्लियर होगी. एनी प्रॉब्लम?